जय हिंद दोस्तों, मैं भी लगा हुआ हूं कि आप लोगों की परीक्षा बहुत ही पास आती जा रही है, तो आप भी लगे रहिए। मैं भी लगा हूं आप लोगों के साथ और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को पूरी चैप्टर को अच्छे से कवर करा सकूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है ये पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन पे हमसे कहा यह जा रहा है कि नीचे जो समस्याएं दी गई हैं, इन समस्याओं को निम्न स्थितियों को, जो स्थिति नीचे दी गई है, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। बस और कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर देना है और उसको छोड़ देना है। हल नहीं करना है, हल करना है हमको आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें केवल आपको द्विघात समीकरण बना देना है और छोड़ देना है। तो आइए पढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार, बात आ गई आयताकार की, आयत के आकार का। तो आयत मतलब समझ रहे हैं, जो आपका बोर्ड है ये भी एक रेक्टेंगुलर है, एक आयत है। और आयत का गुण होता है कि इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये वाली भुजा, जैसे मैं फिगर बना ही लेता हूँ एक आपको लिए। देखिए ये आपका आयत हो गया। इसमें होता क्या है कि ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है। ठीक है, मतलब आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इसका जो एरिया दिया हुआ है, वो क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो है आपका 528 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहता है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, हमें क्या, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, सेंटीमीटर में नहीं करें, मीटरों में, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यानी क्षेत्र की जो लंबाई है, ये वाली लंबाई हो गई, वो चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगुना से एक ज़्यादा है। कथी तो लंबाई, मतलब ये दिया हुआ है। क्या मानेंगे चौड़ाई, क्या मानेंगे x। अगर इसको x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x + 1, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र की लंबाई, क्वेश्चन पढ़िए, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई का दुगुना से एक अधिक है, +1 कर दीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, परंतु हमको सिर्फ इसको द्विघात समीकरण में ला करके छोड़ देना है और हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लिखते हैं सबसे पहले क्या, हल लिखेंगे क्या, माना कि आयताकार, ठीक है, माना कि आयताकार भूखंड, ठीक है, भूखंड की चौड़ाई, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी x। इसलिए अगर लंबाई की बात करें, इसकी जो लंबाई होगी क्या होगी, वो 2x + 1। क्यों, क्योंकि बोला गया है ना, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुना, इसका दोगुना से एक अधिक है। ठीक है, मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल भी दिया है, तो लिख देंगे यहाँ पर आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र पूरा लिख दीजिए, क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है कि लंबाई चौड़ाई पता करनी है, लेकिन इसमें बोल रहा है, परंतु इसमें यह भी कहा गया कि इसको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लाकर आपको छोड़ना है। अब देखिए, हमारे पास क्षेत्रफल है, हमारे पास लंबाई है, हमारे पास चौड़ाई है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ना सूत्र से क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। चूंकि आपको जो खेत है वो किसके आकार का है, आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल पहले से दे रखा है ना 528, तो इसके जगह पर क्या बैठेगा 528 = L गुने B। L मतलब लंबाई कितना है 2x + 1, तो 2x + 1। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी x है। क्या करेंगे आप, इसको गुना करेंगे। 4.1 में मैंने आपको इस तरह सवाल बताया था, गुना करेंगे, गुना करने के बाद इसको खींच लेंगे और छोड़ देंगे 0 इधर। तो हमारा देखते हैं होता है कि क्या, देखेंगे ध्यान से। 528 = 2x को x में गुना कीजिए, इन दोनों को गुना करना है x में, तो 2x को x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। उसके बाद 1 को x में करेंगे +x। इसके बाद इसको खींच करके इधर ले जाएंगे इसके पास में। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x² + x। ये 528 आपका प्लस में क्या हो जाएगा -528। क्या बचा यहाँ पर 0 बच गया। अब इसको आप क्या कर देंगे, मतलब इस पूरे को इधर और इसको उधर कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको अरेंज कर देंगे, सजा देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा बराबर के बार में यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ चर का अधिकतम घात क्या है, 2 आ गया है, अर्थात हमारा पहला क्वेश्चन द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए ध्यान से। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार।
ठीक है, लगातार, जैसे 5 6 4 5 9 10 12 13, ऐसे लगातार। दो क्रमागत धनात्मक, क्रमागत भी और धनात्मक भी। धनात्मक बोले तो प्लस वाला, जैसे 4 5 6 8 10 ऐसे करके प्लस वाला, क्रमागत भी और प्लस भी, धनात्मक। पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूरा अंक, दशमलव में नहीं, बट्टा में नहीं, पूर्ण अंक, पूर्णांक आएगा, ठीक है, 8 9 10 ऐसे करके। पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो धनात्मक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिसका गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, गुणा करने पर, गुणा करने के बाद जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है हमारा गुणनफल। तो उनका गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, परंतु हमें नहीं ज्ञात करना, केवल इसको द्विघात समीकरण में ला दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि माना नहीं है को कौन कौन सी संख्या है, पूर्णांक जो दिया है, तो माना कि पहली क्रमागत कहिए या फिर लगातार कहिए। माना कि पहली क्रमागत धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा। माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x। पहली हमारी x है, तो दूसरी क्या होगी, लिखेंगे दूसरी, इसलिए दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, x प्लस 1। अब आप कहेंगे सर x प्लस 1 कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए कि एक 8 है, तो 8 के बाद में 9 होता है ना, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा, तभी तो ये मतलब क्रमागत होगा ना, इसलिए प्लस 1 किया गया है। अब सीधे लिखेंगे प्रश्न से, डायरेक्ट प्रश्न से क्या कहता है प्रश्न आपका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, इसका गुणनफल, दोनों का गुणनफल, यानी x गुने x प्लस 1, इसको कर देंगे ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये एक साथ में है ना, कि ये पहली संख्या और ये दूसरी का गुणनफल, मतलब गुना करने पर इसका कितना आ रहा है, 306। तो ये रहा हमारा दूसरा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा हमें हमारा द्विघात समीकरण। देखिएगा, x को x में गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर, फिर x को प्लस 1 से कीजिए, x, ये 306 प्लस में खींच के इधर ले आ लीजिए, क्या हो जाएगा, 306 माइनस में क्या बचा, 0। ये रहा हमारा द्विघात समीकरण, जो हमें चाहिए वो मिल गया, ठीक है। तो यहाँ चर का घात क्या है, 2 है, तो ये रहा द्विघात समीकरण। आइए देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे करना है। आइए देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर में, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या कहता है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं और इसमें भी आपको दिया है, परंतु इसको सिर्फ द्विघात समीकरण में आपको लाना है, हल नहीं करना है। क्या कहता है, देखिएगा, रोहन की माँ, रोहन एक लड़का है, उसकी मम्मी जो है उसके बारे में बात हो रही है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ी है भाई, तो रोहन की माँ बड़ी है। किससे बड़ी है, तो रोहन से बड़ी है। तो आप ही बताइए उम्र किसका दिया हुआ है, रोहन के माँ का दिया है कि रोहन का दिया हुआ है, रोहन के माँ का। तो किसका उम्र आप मानेंगे, रोहन का मानेंगे। लिखेंगे माना कि रोहन की आयु, ठीक है, आयु, माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष। जब भी आप उम्र मानेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्ष में लिखेंगे। माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष, उसी तरह से लिखेंगे नीचे इसका, इसलिए रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु, तो रोहन की मां की आयु क्या होगी, तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, मतलब अधिक होगा, x प्लस 26 क्या हो जाएगा, यहां पर वर्ष हो जाएगा। तो ये रोहन की मां उससे 26 वर्ष क्या है, हमारी बड़ी है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे इसको क्या कहता है। 26 वर्ष बड़ी है, उसके बाद में कहता है उनकी आयु का गुणनफल, उनके दोनों का आयु का गुणनफल, मतलब दोनों का गुणनफल गुना करने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसको कहते हैं गुणनफल। उनके आयु का गुणनफल अब से, अब मतलब अभी जितना उम्र है, जैसे अभी उम्र है इसका x, आप यहाँ वर्तमान भी लगा सकते थे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु और माँ की वर्तमान आयु, ऐसे भी कर सकते थे। अब से 3 वर्ष के पश्चात, याद होगा आपको कि मैंने बताया था कि जब पश्चात की बात करता है तो प्लस करते हैं और पहले की बात करेगा तो माइनस करते हैं। तो अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन की आयु क्या होगी। तो बस हमको इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं। तो इनका 3 वर्ष के पश्चात इनके आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। लिखेंगे सीधे प्रश्न से, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखिएगा, अभी रोहन की आयु कितनी है, x है, तो 3 साल के बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x बरस 3, ठीक है, x प्लस 3। जैसे मेरी उम्र अगर मान लीजिए कि अगर 60 साल है,
तो मेरी उम्र भी 60 साल है, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगी 65, 60 प्लस 5 जोड़ेंगे ना, उसी प्रकार से x प्लस 3 ये रोहन का और ये रहा उसके माँ का x प्लस 26 और दोनों का गुणनफल मतलब गुना करने पर कितना 360 हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करेंगे इसको, फिर इसको खींच के इधर करेंगे, द्विघात समीकरण हमारा हो जाएगा। आइए करते हैं। x को x में गुना करेंगे x स्क्वायर, फिर x को 26 में गुना करेंगे 26x, फिर 3 को x में करेंगे 3x, फिर 26 को 3 में तो 20 3 60 6 18 कितना हो जाएगा 78 और ये खींच के इधर लाइए तो -360 इजिकल टू क्या बचा हमारा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में क्या करेंगे x स्क्वायर जो कहते हैं उतर जाएगा, 26x और 3x दोनों एक ही जात के हैं तो क्या हो जाएंगे 26 3 कितना होता है 29x और ये दोनों एक जाति के हैं तो चूंकि माइनस वाला ज़्यादा है तो क्या चिन्ह लगेगा माइनस का, और 360 में से 78 को घटाइए तो क्या आता है 360 माइनस 78, 10 में 60 के तो क्या बचा 2 और 15 में 60 के तो क्या बचा 8, 282। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 282 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। अर्थात रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु हमको पता नहीं करनी थी, बस इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना था और हमने इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर दिया। आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 2 का क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4.2। पहले आज इसको खत्म कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे तो मिलेंगे ही, पीछे भी मिले हुए थे और आगे जो है मैट्रिक के बाद भी अगर आप एग्जाम देने जाते हो कम्पिटिटिव तो वहाँ भी आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सो प्लीज़ इसको ध्यान से आप समझिए। ठीक है, क्या कहता है, एक रेलगाड़ी, ठीक है एक रेलगाड़ी है, आप जानते हो रेलगाड़ी क्या है, देखे हुए है बैठे हुएगा सब कोई। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस कितना दिया है 480 किलोमीटर दूरी दी गई है। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए कि ये 2 स्थान है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, चूंकि दूरी का मात्रा किलोमीटर होता है और एक रेलगाड़ी जो है ये 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखेंगे ध्यान से, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल का मतलब जैसे मान लीजिए कि बॉम्बे से कोई गाड़ी खुलती है और वो बॉम्बे से खुलने के बाद जो है मतलब किसी दूसरे स्टेशन पर जाती है तो वहाँ से खुलने के बाद गाड़ी का स्पीड 50 हो गया और 50 के स्पीड से ही वो जा रही है, इसको कहते हैं समान चाल। और कभी 50 हो गया, कभी 55 हो गया, कभी 60 हो गया, इसको कहते हैं गाड़ी का असमान चाल। तो यहाँ बात हो रही है कि एक गाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल, उस गड़िया का जो चाल है स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। तो कम का मतलब क्या होता है माइनस होगा और अधिक का मतलब क्या होता है प्लस होता है। तो कम कर दिया जाए, उसकी स्पीड कम कर दी जाती है तो वह उसी दूरी को अर्थात 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक ले लेती है। ठीक है, मान लीजिए कि पहले की उसकी स्पीड थी x और उसमें 8 कम कर दिए तो x - 8 हो गया, तो अब ये क्या हो रहा है ना कि 3 घंटा ये अधिक ले रहा है। कौन ये, जब इसकी स्पीड को 8 घंटा मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया इन माइनस, तो 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है। किससे, इससे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, कितनी की स्पीड से गाड़ी जा रही थी ये पता करना है। तो हमको तो पता थोड़ी है क्या होगा, देखिए लिखते हैं क्या, माना कि रेलगाड़ी, ठीक है रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात वो जब भी आप चाल लिखेंगे आपको बता चुके हैं कि इसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां लिखेंगे दूरी, इसकी डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर की वो दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास चाल है, हमारे पास क्या है दूरी है, क्या नहीं है समय नहीं है। सर समय है नहीं 3 घंटा, तो 3 घंटा समय इसके लिए नहीं है, इसके लिए है। इसका तो पता ही नहीं कि इसका समय कितना की स्पीड से मतलब ये जा रही थी, तो कितना समय लगा इसको जाने में, ये तो कंफर्म नहीं है। तो इसके लिए काम करते हैं हम, समय को मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे क्या, समय, समय इज इक्वल टू वाई, आप कुछ भी मान सकते हो आपकी मर्जी। अब हम फिर जीन बाबा को निकालेंगे, मालूम है आपको चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, सब मालूम है। बस उसी का इस्तेमाल करेंगे, समय का फॉर्मूला लगा करके आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो चाहे तब जो मन करे लिखेंगे। समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा
चाल। गौर से देखिएगा, तो समय हमने क्या मान रखा था, y माना है। दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। चाल कितनी है, x है, तो x हो गया। इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सुनिए क्वेश्चन में क्या कहता है। अब कहता है कि यदि गड़िया का चलवा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया, यानी उसका चाल पहले हमारा कितना था, कितनी थी, x थी, अब उसमें 8 जो है वो कम कर दिया गया, यानी माइनस में हो गया, x माइनस 8 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, सीधे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या लिखेंगे, उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी गई है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे कौन सी, 3 घंटा अधिक। देखिए पहले समय था y, हमारा पहले समय कितना था y, अब उसी समय में 3 घंटा अधिक लेती है, तो क्या हो जाता है, उसका स्पीड 480 किलोमीटर, ये दूरी बट्टा चाल x माइनस 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर समझेंगे। जब उसकी स्पीड पहले x थी, 8 किलोमीटर जब कम कर दी गई, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक, मतलब होता है प्लस, अधिक लेने लगी, किससे, पहिलका समय से। ठीक है, इसलिए पहिलका समय को हमने इसमें क्या किया, ऐड कर दिया। तो ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 2। आइए देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। समीकरण 1 हमारा हो गया, और ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जब इसकी स्पीड कम की जा रही है 8 किलोमीटर, तो ये क्या कर रहा है, 3 घंटा अधिक ले रहा है, किससे, इससे 3 घंटा अधिक ले रहा है, तो इससे, इसलिए इस समय में हमने 3 को क्या किया, प्लस कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 2 में, ये रही आपकी समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ध्यान देंगे बहुत करीब हम लोग पहुँच चुके हैं। समीकरण 2 में ये रहा आपका समीकरण 2, उतार दीजिए y + 3 = 480 बाई x माइनस 8। इसमें क्या करना है, y का मान पुट करना है। तो y का मान देखिए, y बराबर 480 बटा x है, तो इस y के जगह पर क्या रखेंगे, 480 अपॉन x प्लस 3 = 480 बटे x माइनस 8। अब क्या करेंगे आप, अब इसको खींच के इसके पट्टीदार के पास ले जाएंगे और इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 400, इसको अब यहाँ से बना दे रहे हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा, 480 ये वाला बटे x माइनस 8, इसको खींच के उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस में, प्लस में तो क्या होगा, माइनस में, तो माइनस 480 अपॉन x = क्या बचेगा, 3 हो गया। अभी ये आपका समीकरण मतलब द्विघात समीकरण नहीं बना है, अब इसका समीकरण द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो क्या करेंगे अब इसके लिए हम लोग, ध्यान से देखिएगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे हम। चलिए ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, x को x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², x को -8 में गुना कीजिए, -8x, 3 अपना जगह पर रख दीजिए जो कहते हो। 480 को इस x में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 480x, यहाँ माइनस है डाल दीजिए, और फिर 480 को दोनों से गुना करना है, तो 480 को x में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 480x, यहाँ देंगे ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि 2 पद है इसमें, अगर एक पद होता तो ब्रैकेट नहीं देते, और यहाँ माइनस भी है इसीलिए। अब 480 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का उतर जाएगा माइनस आपका, यहाँ थोड़ा सा अटेगा नहीं, बराबर 3, 480 को 8 से करेंगे तो 8 में 0 से किए थे कितना आया, 0, 8 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 चुका 32, 6 कितना होता है, 38, 3840 बराबर कितना हुआ हमारा, 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, बराबर में 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 480x मेरा ज्यों का त्यों, माइनस से दोनों में क्रिया करेंगे तो -480, x छूटा हुआ है यहाँ पर, -480x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3840। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का बट्टा कर दीजिए, नीचे क्या देखिए, x² -8x = 3, इसके नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा है ना। अब हम इसको देखिए, 480x माइनस में, 480x प्लस में, इसका ब्यार खत्म हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, बस काम खत्म आपका। 1 से इसमें गुना, 3 से इसमें गुना, तो 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² -8x को 3 में करो तो -24x = इसको 1 में करो तो 3840। अब इसको खींच के इधर ले आ दीजिए, 3x²
माइनस 24x माइनस क्या हुआ 3840 बराबर क्या हुआ 0। ये हमारा द्विघात समीकरण जो हमें लाना था प्राप्त हो गया। बस इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही करना था कि सभी को सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए